हेलो दोस्तों। अरे दोस्तों, राम। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? कैसन बा? आहा, आज फ्राइडे है। बस मुझे 2 गिलास और लेनी है, फिर उसके बाद मैं मस्त फिल्म देखूंगा। तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ये बताइए 121वां सवाल है। एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, इसके आयतन में कितने परसेंट का चेंज आएगा? बताइएगा जल्दी। देखिएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे भाई? आयतन। सिलेंडर बेलन, बेलन का आयतन होता है वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई एक कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम जो डिपेंड करता है वो रेडियस के स्क्वायर, वॉल्यूम जो है वो रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ठीक है ना? एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ठीक है भाई। 1600 वैकेंसी आई है एमटीएस में। अब आप देख लो क्या करना है मोदी जी का, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ये होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। आपसे पूछा है सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 6/5। 20% 1/5, 120% 6 × 6/5। यानी कि अगर सिलेंडर की रेडियस पहले 5 थी, तो रेडियस 5 से 6 बढ़ के 11 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? रेडियस का स्क्वायर चेंज हुआ बच्चों इस रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर। सिलेंडर की हाइट 40% कम हो जाती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 2/5, 2/5। यानी कि सिलेंडर की हाइट बच्चों अगर पहले 5 थी, तो सिलेंडर की हाइट 5 से घट के 3 हो गई। 5 से 2 कम हो गई, 3 3 रह गई। सिलेंडर की हाइट पहले 5 थी, तो 5 - 2 3 रह गई। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया ना, ये आयतन का रेशियो हो गया। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पहले इतना था, तो अब वॉल्यूम इतना हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट की गुणा करनी पड़ेगी। अब ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? 5 का स्क्वायर 25 × 5 = 125। यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 125 था, तो वॉल्यूम 11 का स्क्वायर 121 दिया 363। वॉल्यूम 363 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में पूछा वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ गया, तो हो ही गया भाई। ये 125 को अगर आप 100 बना लोगे तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। मैंने 100 बनाने के लिए डायरेक्ट आपको शॉर्टकट सिखाया है कि अगर आप 125 को 0.8 से गुणा कर देते हैं तो 100 बन जाता है 0.8 से। कि 125 गुणा 0.8 होता है मेरे प्यारे भी 100। और जब 363 की 8 में गुणा करेंगे, 300 की 0.8 में 240, 48 288 और 2.4 290.4 आ गया। यानी कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पहले 100 था, तो 100 से बढ़ के 290.4 हो गया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया? 190.4% सिलेंडर का आयतन बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। और यही इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मेरे सारे भाइयों को बात समझ में आई है? कर पाएंगे वो सवाल? ये करेंगे 122 नंबर सवाल मेरे प्यारे भाई, करो। 122वां सवाल बनाइएगा। बिल्कुल, जीडी में 20 में से 20 करोगे आप सही। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 4.9 सेंटीमीटर बाय पुशिंग एयर इनटू इट। और द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम बैलून। एक गोलाकार गुब्बारा है, उसमें हवा भर के इसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। तो गुब्बारे के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? तो बच्चों, गुब्बारे का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर किसी गुब्बारे की रेडियस आर है, तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई एक कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है डायरेक्टली रेडियस के क्यूब पे, आर के क्यूब पे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मेरे दोस्तों ध्यान से यहां देखा जाए, तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर होगी हवा भर के। ये 7 से कटा रेशियो ले लो, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। यानी कि रेडियस इस रेशियो में चेंज हुई है।
गुब्बारे की रेडियस इस अनुपात में चेंज हुई, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, 5:7 के रेशियो में। तो वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज होगा मेरे प्यार भी, क्यूब करेंगे। वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ होगा, रेडियस का क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब यानी कि मेरे दोस्तों 343। यानी कि अगर गुब्बारे का वॉल्यूम पहले 125 था तो बढ़ के 343 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा। बेस को 100 बना लेते हैं, 125 को डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा, तो 125 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा 100 में हो जाएगा ये 100 रेशियो। और ये देखो 3 अट्ठे 24 एंड में 4 आएगा, 4 ही, तो ये दोनों उत्तर नहीं है। हालांकि 100 से बड़ा आएगा तो ये भी नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। देखो भाई 300 की 0.8 में गुणा करेंगे 240, 40 की 0.8 में 32, 272 और ये 2.4, 274.4 हो गया। ब्रेक कर करके गुणा करो तो वॉल्यूम 100 से 274.4 हो गया। वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 174.4% आपके वॉल्यूम बढ़ गया है स्फीयर का। ये इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए हैं, ये बताइएगा। जी करो बच्चों, इस सवाल का आंसर क्या होगा। मुझे हर एक बच्चे से इस सवाल का आंसर चाहिए, बनाओ। एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया, उसके आयतन कितने परसेंट अधिक हो जाएगा। एक गोले के वॉल्यूम को 140% बढ़ा दिया गया, उसका सॉरी व्यास को, आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। देखिए गोला आप जानते, गोले का जो डायमीटर होता है वो होता है रेडियस का दुगना, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, दो एक कांस्टेंट है। अगर आपने गोले के व्यास को 140% बढ़ाया है तो गोले की रेडियस भी 140% बढ़ेगी। अगर आपने मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, गोले के व्यास को 140% बढ़ाया तो रेडियस भी 140% बढ़ेगी। अब 140% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों, 140/100, 14/10। 140% की फ्रैक्शन वैल्यू 140/100, 14/10। यानी कि अगर ये स्फेयर है ना, स्फेयर की रेडियस अगर 10 थी तो 10 से बढ़ के 24 हो गई, 10 से बढ़ के 24 होगी। आप बोलोगे जी सर, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने 7/5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 7/5 में मुझे फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेस अगर 10 रहता है तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, इसलिए मैंने बेस को 10 ही रहने दिया। 140% का फ्रैक्शन 140/100, 14/10 ही होता है। रेडियस 140% बढ़ गई, यानी कि अगर रेडियस 10 थी तो 14 बढ़ के 24 हो गई। रेडियस इस रेशियो में चेंज हुई है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ होगा बच्चों, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रेडियस के क्यूब पर डिपेंड करता है भाई। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, गोले का आयतन, वो रेडियस की पावर 3 पर डिपेंड करता है। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 10 का क्यूब हो गया 1000, और मैंने आपको 25 तक क्यूब याद करने के लिए बोला है, 24 का क्यूब हो गया 13,824। ये हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बेस अगर 100 होता है तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है। भाई 1000 को अगर 100 बनाना है तो 10 से भाग देना होगा, 10 से भाग दूंगा 100 हो जाएगा, यहां 10 से भाग दूंगा 1382.4 हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 100 था तो 100 से बढ़ के इतना हो गया, तो बढ़ा कितना, 1282.4 बढ़ गया, 1282.4 वॉल्यूम बढ़ गया। परसेंटेज में यही आ जाएगा 1282.4%। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नोनी नखर बहुत बढ़िया, आयुष भाई बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे जल्दी से, ये करेंगे मेरे पर। बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है बच्चों, देखते कितने बालक इसको कर पाएंगे। करो।
हाँ, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। डायमीटर दो तो कांस्टेंट है, डायमीटर में जितना परसेंटेज चेंज आएगा रेडियस में भी उतने ही परसेंटेज का चेंज आएगा। जी, एक गोले का वॉल्यूम 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी रेडियस को बढ़ाया जाता है। तो गोले के टोटल सरफेस एरिया में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये सवाल है। देखो ध्यान से, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे। आपको फॉर्मूला ना पता हो तो मैं लिखवा दे रहा हूं कि गोले का जो टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई तो अपने नाम में कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। तो बच्चों, अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे यह पता लगाना होगा कि गोले की रेडियस कितनी बड़ी है। भाई, एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है। 119.7% बढ़ने का क्या मतलब है कि अगर गोले का आयतन पहले 100 था, अगर गोले का आयतन पहले 100 था, तो 100 से 119.7 बढ़ गया, 219.7 हो गया। अगर गोले का वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 से 119.7 ऐड कर दो, 219.7 हो गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, नहीं रजत। मेरे दोस्तों, अगर यहां से दशमलव हटाओगे तो यहां पे 0 आ जाएगी मेरे प्यारे भी। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर। ये वॉल्यूम का रेशियो है, मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है। बच्चों, अगर वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है, ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए क्यूब रूट करना होगा। अगर मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम का क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आई? तो 1000 का क्यूब रूट लेंगे 10, 2197 का क्यूब रूट लेंगे तो 13, 13 का क्यूब 2197 होता है। यानी कि रेडियस बच्चों 10 से 13 हुई है। अगर आपसे पूछा होता रेडियस कितनी बढ़ी है तो 30% बढ़ी है। 30%, 30% रेडियस बढ़ी है। अरे बात समझते क्यों नहीं हो यार तुम लोग? लेकिन आपसे पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे। तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 और 13 का स्क्वायर 169। यानी कि अगर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पहले 100 था तो 169 हो गया। 169 का मतलब मेरे दोस्तों कितना बढ़ गया? 69% बढ़ गया। 100 से 169 का मतलब 69% बढ़ गया। बी ऑप्शन आंसर है। बचेगा व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है प्रश्न नियतांक। नियतांक का मतलब ऐसी वैल्यू जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान फिक्स रहता है। जैसे जैसे मेरे दोस्तों डायमीटर होता है रेडियस का दुगुना। दो एक फिक्स नंबर है। डायमीटर डायरेक्टली रेडियस पे डिपेंड करता है। अब रेडियस में जितना चेंज करोगे डायमीटर भी उतना चेंज आएगा। कोई बच्चा कहता है सर रेडियस को 3 कर दो, तो डायमीटर भी 3 हो जाएगा। बोलो, बच्चा कहता है सर रेडियस को 5 गुना कर दो, तो व्यास भी 5 गुना हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा? ठीक है भाई, डायमीटर को 140% बढ़ा है तो रेडियस भी 140% बढ़ेगी। समझ में आया? हद होती है यार, इतने बूढ़े हो गए आज तक तुमको ये नहीं पता चला। क्या करोगे तुम जीवन में? करो अगला सवाल 125। क्यूब रूट लेके आया, अब है क्यूब रूट लिया बेटा हमने। सर 120 क्यों नहीं माना? 119.7 क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है सुपिंदर। क्यूब रूट कैसे लोगे फिर? जी, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जब इसकी ऊंचाई को 15 सही 5/13% कम किया जाता है। तो बेलन के कर्व सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा? दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन बच्चों, क्लासिकल सवाल। देखो, मैं बात आपको समझा चुका हूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई तो अपने आप में फिक्स वैल्यू है 22/7, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। अब एक सिलेंडर का आयतन यानी कि
अगर आप सिलेंडर की रेडियस बढ़ाओगे तो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइट बढ़ाओगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। सिलेंडर का आयतन 43% बढ़ जाता है, जबकि उसकी ऊंचाई को 15 से ही 5/3% कम कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हाइट कम कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है? क्योंकि हमने सिलेंडर की रेडियस को बढ़ाया होगा। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि सिलेंडर की रेडियस को कितने % बढ़ाया गया है। बच्चों, अगर मैं हाइट यहां गुणा में है इधर ले जाऊंगा तो बटे में आ जाएगा। वॉल्यूम के रेशियो को अगर हाइट के रेशियो से भाग दिया जाए तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा। एक सिलेंडर का आयतन 43% बढ़ जाता है। 43% की फ्रैक्शन वैल्यू 43/100, यानी कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 100 था पहले, तो 100 से बढ़ के 143 हो गया, 143 हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई को, सिलेंडर की ऊंचाई को जो है 15 से ही 5/13% कम किया जाता है। 15 से ही 5/13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/13। 15 से ही 5/13 का मतलब क्या है? 15 गुणा 13 195, 195 5 200, 200/13% का मतलब 2/13 हो गया। तो यानी कि सिलेंडर की हाइट को 2/13 कम किया जाता है। यानी कि सिलेंडर की हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से 2 कम होकर सिलेंडर की हाइट 11 हो गई। 11 हाइट अगर 13 थी तो 13 से 2 कम होकर 11 होगी, बटे 13 आ रहा गधो। तो सिलेंडर की रेडियस किस रेशियो में चेंज हुई है? वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से जब हम भाग देंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि रेडियस का स्क्वायर किस अनुपात में बदला है। भाग दो। अब दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट तरीका सिखाया है कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया। दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट तरीका। आप बोलोगे हां सर सिखाया है, पर हम भूल गए। ठीक है ना। 143 गुणा 13 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। अब बताओ बच्चों, 11 से 143 कितनी बार चला गया? 13 बार। 13 बार चला गया तो कितना आ गया? 100 रेशियो 13 गुणा 13 169। 100 रेशियो 13 गुणा 13 कितना आ गया? 169 आ गया। यानी कि रेडियस का स्क्वायर चेंज हुआ है 100 रेशियो 169 इस रेशियो में। 100 रेशियो 169 आप बोलोगे हां जी सर। तो फिर रेडियस का रेशियो क्या आएगा? रेडियस का रेशियो अंडर रूट लेंगे। अरे कदो, ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो, रेडियस का रेशियो क्या होगा? 100 का अंडर रूट 10 और 169 का 13। यानी कि सिलेंडर की रेडियस इस रेशियो में चेंज हुई है 10 से 13। यानी कि अगर ये पूछा होता सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ी है तो 10 से 13 होगी, 30% बढ़ गई, 30%। लेकिन ये नहीं पूछा। सवाल इसके आगे एक और बना दिया है। बोला है बेलन के कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज बताओ। देखो बच्चों, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मुझे पता है आप लोगों को फॉर्मूले कुछ याद नहीं है, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। अब 2π अपने आप में कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। 2π को इग्नोर करो। यानी कि कर्व सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस इंटू हाइट के प्रोडक्ट पे। यानी कि अगर मुझे कर्व सरफेस में चेंज निकालना है, आयुष बेटा तुम तो पढ़ाई छोड़ ही दो भाई। आयुष है, जन आकाश है, ये दो बालक इतने बेकार है भाई, इतने बेकार हैं कि भाई मतलब मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कितने बेकार हैं। ये हुआ कर्व सरफेस एरिया। दुष्ट 15 सही 5/13 को क्या लिखेंगे? 15 सही 5/13 का मतलब 13 गुणा 15 195 और 5 200/13%। 200/13% को ही तो अब 2/13 बोलते हैं। परसेंट मतलब 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो जाकर भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, कलंक राक्षस कहीं के। तो कर्व सरफेस एरिया आया है ये। क्या इसमें समझना क्या है यार? हद होती है। हर एक चीज बता दी कि भाई ये वॉल्यूम है, ये हाइट है, ये रेडियस है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये है, ये बढ़ा, वॉल्यूम को हाइट से भाग करोगे रेडियस का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट लेना होगा, ये कर्व सरफेस है। और क्या बताएं? कर्व सरफेस निकालना है तो रेडियस के रेशियो को हाइट के रेशियो से गुणा करनी होगी। रेडियस किस रेशियो में चेंज हुई है? रेडियस 10 से 13 होगी। रेडियस 10 से 13।
हाइट किस रेशियो में चेंज हुई है? हाइट 2/13 घटाई गई है। हाइट 2/13 घटाई। हाइट अगर पहले 13 थी, हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से 11 हो गई। इन दोनों रेशियो की गुणा करनी, गुणा कैसे भी कर लो मेरे दोस्तों, गुणा करनी, दोनों रेशियो की जब गुणा करेंगे तो 13 13 कट जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ है, कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया अगर 10 था तो 10 से 11 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1/10 बढ़ गया, और 1/10 का मतलब 10%। कर्व सरफेस एरिया 10% बढ़ गया है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। लास्ट सवाल देखेंगे इस सीट का, लास्ट सवाल। देखो खून चूस लिया है यार, पता नहीं बालक हैं कि जानवर हैं, हद होती है किसी चीज की, एक हद होती है यार। जी 126 नंबर सवाल। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी हाइट को कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि बेलन का आयतन केवल 32% बढ़े? ये बताओ। लास्ट सवाल बहुत बेहतरीन है कि एक बेलन की रेडियस 25% बढ़ जाती है, हाइट को कितना परसेंट कम करना चाहिए कि बेलन का आयतन केवल 32% ही बढ़े? देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। पाई अपने आप में फिक्स वैल्यू जिसका मान होता है 22/7, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम तभी बदलेगा जब आप रेडियस और हाइट को बदलोगे। पाई तो बदल ही नहीं सकता ना, पाई फिक्स। वॉल्यूम कब बदलेगा? वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर। जाओ रेडियस बदलोगे किसी सिलेंडर की, वॉल्यूम भी बदलेगा। हाइट छेड़ोगे तो भी वॉल्यूम बदलेगा। यानी कि पाई के होने ना होने से वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम का मान केवल रेडियस के स्क्वायर और हाइट पे डिपेंड करता है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। बोला है सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ जाती है, हाइट को कितना कम करें कि वॉल्यूम केवल 32% ही बढ़े? हाइट में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? तो हाइट में चेंज पूछा है, कैसे आएगा? जब आप वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से भाग दोगे तो हाइट में चेंज आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम केवल 32% बढ़ाना है, वॉल्यूम कितना बढ़ाना है? केवल 32%। अब 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 8/25। 4% 1/25 होता है, 32% 8/25, यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 25 था तो 25 से 8 बढ़ के 33 हो गया। सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ानी है बच्चों? 25%, यानी कि 1/4। 25% का मतलब बच्चों 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब रेडियस अगर 4 थी तो 4 से बढ़ के 5 हो गई। तो बच्चों रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। मुझे निकालना है कि हाइट किस अनुपात में चेंज हुई। हाइट का रेशियो क्या है? तो वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से भाग करना है। तो भाग तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 गुणा 25 625, 25 गुणा 25 आ गया जी 625, और 16 गुणा 33 कितना आएगा बच्चों? 16 की पहले 30 में गुणा कर लो 480, फिर 16 उसमें 16 थी 48 जोड़ लो 528, तो 625 से 528 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो बताओ हाइट कितना डिक्रीज हो गई है? 625 से 528 हो गई है, तो 97 डिक्रीज हुआ, 97 ओवर 625 और परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। क्लियर है? बस हमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, नीचे 25 आ रहा है, नीचे 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देते हैं। अगर देखो 25 से भाग करने का बड़ा आसान तरीका है। किसी भी संख्या को 25 से भाग देना हो ना, जैसे 31 को भाग देना है 25 से, तो बड़ा आसान तरीका है कि ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। ओके, 31 चौका होगा 124 और नीचे बन जाएगा 100। 100 को 100 से भाग देने का मतलब 2.124। ये आसान तरीका है। 25 से भाग देना है तो 4 से गुणा कर दो, बस सिंपल सा। तो 97 गुणा 16 कितना आएगा? 1600 से कितना आएगा भाई? 48 कम आएगा, तो यानी कि 15.52, 15.52% डिक्रीज हो जाएगा। 15.52 सी ऑप्शन आंसर है, 15.52।
ये ना सवाल 126 था, 126। जो बच्चे कह रहे हैं जीरो से, बेटा तुम 125 सवाल सॉल्व कर चुके हो, और अगर अभी भी तुम्हारी मानसिकता जीरो पे अटके रहने की है तो तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तो लेवल भी बढ़ाएंगे ना, स्टेप भी लिखना कम करेंगे, कैलकुलेटिव भी बढ़ाएंगे। सवाल तो इतना सा ही है बच्चों, सवाल में कुछ ज्यादा खास है नहीं, और ये मेंस लेवल का सवाल है, मेंस लेवल का। 126 सवाल में पूरा चैप्टर निपटा देते हैं लोग, पूरा चैप्टर। आप सारे सुधार की उम्मीद मुझसे कर रहे हैं कि मैं ही सब कुछ करवाऊं, अपनी तरफ से आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, अपनी तरफ से आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा जी। अब परसेंटेज की सेकंड शीट है, परसेंटेज की सेकंड शीट में क्या क्या होगा? परसेंटेज की सेकंड शीट में इनकम वाले सवाल होंगे, इनकम वाले क्वेश्चन, एग्जाम वाले सवाल होंगे, डेविएशन होगा इसमें, ठीक है, इसमें सक्सेसिव क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन होगा, सक्सेसिव। ये 5-6 टाइप के सवाल हम करेंगे, ठीक है। परसेंटेज रेशियो बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे, क्योंकि ये अगर आपका खराब हो गया तो आप पूरा अर्थमेटिक नहीं सीख सकते, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड करो, शीट लगवाता हूं। हाँ जी राज। आमी खाओगे दोस्त? आमी है, दशहरी आमी, समझे? आमी खाया करो, आमी दुनिया का सबसे बढ़िया फ्रूट है, आम। हम्म। जी बच्चों, पहले जो 4 सवाल हैं वो रिवीजन के तौर पर हैं, पहले 4 सवाल, ठीक है। आपकी पहली शीट का रिवीजन है। बताओ जी, इन पहले जो 4 क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? जल्दी से बनाइएगा आप लोग, करो। सवाल नंबर 1 बहुत आसान है। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड? कितना ड्राई फ्रूट ऑब्टेन किया जा सकता है 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों। बहुत बेसिक सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और मैं आपको इस सवाल को समझाऊंगा बड़े प्यार से। देखो होता क्या, जैसे आप अंगूर, जैसे सपोज आपके पास ताजे फल हैं, तो ताजे फल में पानी ज्यादा होता है, ताजे फल में 68% पानी है, 68% वाटर है। अब ताजे फल को धूप में रख दोगे तो सूख जाएंगे, अंगूर को धूप में रख दो मुनक्का बन जाएंगे, अभी सूखे सूखे से हो गए। अब इनमें पानी कितना? अब इनमें केवल पानी 20% है। तो आपसे पूछा है कि 100 किलोग्राम अगर हम ताजे फलों को धूप में रख देंगे तो कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये तो सवाल हो गया। अब इसमें लॉजिक ढूंढो कि क्या होगा भाई, ऐसा लॉजिक ढूंढो। देखिए फल में क्या होता है, फल में एक तो होता है पल्प जिसे हम खाते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है पानी। अगर आप धूप में मेरे दोस्तों फलों को रखोगे तो पल्प जो होता है, जो छिलका होता है, जो गूदा होता है, गूदा, जैसे ना, जैसे हम आम खा रहे हैं ना, तो आम में जो चीज है पल्प है, अब इसी के अंदर पानी भी है। तो जब हम धूप में रखेंगे तो पल्प नहीं उड़ता धूप में,
पानी उड़ जाता है। यानी कि जो सॉलिड मटेरियल है, जो गूदा है, जो आप खाते हैं पल्प, वो कांस्टेंट रहेगा। फलों का, ठीक है मेरे पर, पल्प की क्वांटिटी नहीं बदलेगी। सूखे फलों में जितना मटेरियल था ताजे फलों में भी उतना ही है, सूखे फलों में भी उतना ही रहेगा, केवल पानी उड़ जाएगा। तो आपको इस सवाल में केवल पल्प की क्वांटिटी को बराबर करना है, दैट्स इट। ये लॉजिक है इस सवाल में। तो लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है जी। अब आप खुद बताओ, आपने 100 किलोग्राम ताजे फल लिए। कितने फल लिए? 100 किलोग्राम ताजे फल लिए। अब इन 100 किलोग्राम ताजे फल में पानी कितना है? इन 100 किलोग्राम ताजे फल में 68% पानी है। तो बाकी का 100 में से 68 घटाओ, 100 में से 68 घटाओ, कितना बचा? 32। बाकी का 32% तो पल्प होगा ना। तो ताजे फलों में इतना पल्प है, इतने किलोग्राम। 100 किलोग्राम में 68% पानी है, तो बाकी का 32% क्या है? पल्प है। अब हम मेरे प्यारे भाई जब इन ताजे फलों को धूप में रख देते हो सूख जाते हैं, वहां से हम मिलेंगे सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। ड्राई फ्रूट में 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो बाकी का 80% क्या है? 100 में से 20 घटाइएगा। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी का 80% पल्प है, तो इक्वल होना चाहिए। ताजे फल में जितना पल्प है और सूखे फलों में जितना पल्प है उसकी क्वांटिटी को हम इक्वल कर देते हैं। बस परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा और 80 से 3200 कट जाएगा 40 बार। तो ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है 40 किलोग्राम आ गई और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 100 किलोग्राम ताजे फलों से 40 किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। डी ऑप्शन आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने आएगा बच्चों 2। ये बताइएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, करेंगे, जल्दी बनाओ। दो क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, ठीक है ना। इन सवालों को मैंने सारों को अलग रखा है। ए सॉल्यूशन कंटेन 16.5% ऑफ सॉल्ट फ्रॉम विच सॉल्ट सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन कंटेन 16.5% ऑफ सॉल्ट फ्रॉम विच 18 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड। नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन बिकम्स 20.9%। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या है? क्या आप सवाल समझ पाए हैं? आप इस सवाल को समझ ही नहीं पाए हैं। मैं आपको सवाल समझाता हूं। आपके पास ना नमक पानी का एक घोल है। आपके पास नमक पानी का एक घोल है जिसमें नमक भी है। आपके पास नमक पानी का एक घोल भी है जिसमें नमक भी है मेरे दोस्तों, और पानी भी है। अब इस घोल में कितना नमक है? 16.5% नमक है। अब इस नमक पानी के घोल को जब हम धूप में रखते हैं तो 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। नमक तो नहीं उड़ेगा ना, पानी जो 18 लीटर उड़ जाता है। तो अब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा सॉल्यूशन। अब जो घोल बचा उसमें नमक की सांद्रता 20.9% है, मतलब अब बचे घोल में नमक 20.9% है। तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी बताओ। देखो ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह किया जा सकता है कि भाई आपके पास नमक पानी का घोल है, पानी तो उड़ जाएगा, नमक नहीं उड़ेगा, नमक की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो नमक की क्वांटिटी को बराबर कर दो, ठीक है। लेकिन इस सवाल को मैं रेशियो से करवाऊंगा, ध्यान से सुनेगा। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, नमक पानी का आपके घोल है तो उसमें नमक की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, सॉल्ट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? सॉल्ट बराबर होगा टोटल सॉल्यूशन, कुल घोल, टोटल सॉल्यूशन इंटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का परसेंटेज या फिर सॉल्ट की सांद्रता, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट की सांद्रता, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज आपके पास 50 लीटर घोल है नमक पानी का। जैसे आपके पास 50 लीटर घोल है नमक पानी का, और इस 50 लीटर के घोल में नमक जो है वो 28% है। कितना नमक है? 28%। आपके पास 50 लीटर का घोल है नमक पानी का, उसमें 28% नमक है, 28%। तो नमक की क्वांटिटी क्या होगी? 50 लीटर का 28% यानी कि 14। नमक की क्वांटिटी 14 होगी। तो यही कंसेप्ट बनेगा नहीं?
कंसंट्रेशन का मतलब है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण में कितना नमक अवेलेबल है। तो आप जानते हैं आपके पास एक घोल है जिसमें नमक का कंसंट्रेशन 16.5% है। 18 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। अब बचे घोल में नमक की जो कंसंट्रेशन, नमक की सांद्रता, वो 20.9% हो जाती है। आपसे पूछा है विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। बच्चों, सॉल्यूशन में जितना नमक पहले था आज भी उतना ही नमक रहेगा, नमक की क्वांटिटी फिक्स रहेगी। जितना नमक पहले था आज भी उतना ही नमक रहेगा, नमक की क्वांटिटी नहीं बदलने वाली। पिछले सीट में ही कंसेप्ट समझाया है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में बदलेगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में बदलेगी। कंसंट्रेशन किस रेशियो में चेंज हुआ है बताओ बच्चों, किससे कट रहा है? अभी कंसंट्रेशन किस रेशियो में चेंज हुआ है? 11 से कट रहा है। 11 से 165 15 बार, 11 कम 11 9 11 19 बार, 15:19 में। तो सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी 19:15, 19:15 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 11 से कट रहा है, 165 11 गुणा 15 होता है। यानी कि अगर सॉल्यूशन पहले 19 था तो 19 से 15 हो गया, सॉल्यूशन कितना कम हुआ? 4 यूनिट। जबकि सॉल्यूशन कम कितना हुआ? 18 लीटर। 18 लीटर पानी जो है हब हब बढ़ के उड़ गया। तो 4 की वैल्यू 18 लीटर है, कितने गुना? 4.5 गुना। 4 गुणा 4.5 18। तो आपसे पूछा है विलयन की प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल कितना घोल था? इनिशियल घोल था 19 यूनिट। तो 19 की वैल्यू भी 4.5 गुना होगी। तो 19 चौक 76, 76 में 19 का आधा 9.5 जोड़ेंगे तो 85.5, 76 में 9.5 जोड़ेंगे तो 85.5 लीटर। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बेसिक सी बात है। एक सवाल बच्चों हम आपसे और पूछते हैं, सवाल नंबर 3 बताइएगा जी। देखते हैं इस सवाल को कौन कर पाएगा, हमें उत्तर चाहिए आपसे। करो, ऐसा ही सवाल है लगभग लगभग, करो। करिए जी। 4 की वैल्यू 18 लीटर है, 1 की वैल्यू आएगी ज्योति 18/4, 18/4 को 4.5 कहते हैं। हां जी मानव, संजू गणेश ये सबको थोड़ा धीरे समझाएं प्लीज। संजू, एक सवाल को 5-6 मिनट में समझा रहा हूं मैं, कोई कोई सवाल 10 मिनट में भी समझा रहा हूं। अब अगर आपको एक सवाल को 10 मिनट से भी धीरे समझना है तो भैया मैं उस टाइप का मास्टर नहीं हूं। आप किसी बुड्ढे ठेड़े मास्टर से पढ़ लो जिसकी आवाज ना निकलती हो, या जो ऊर्जाहीन व्यक्ति हो, ठीक है ना, ऊर्जाहीन व्यक्ति से पढ़ लो जिसमें कोई एनर्जी ना हो, तुम्हारे जैसे, ठीक है। जो लिखता भी ऐसे हो, ऐसे चीनी, सवाल भी ऐसे, चीनी तथा पानी के घोल में, मैं तो नहीं हूं भाई ऐसा, क्योंकि मेरे पास एक टारगेट है, एक कंटेंट है कि ये कंटेंट है, इसको डिलीवर करना है। ओके, अगर बच्चे के पास ये नहीं पहुंचा तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, गणित सीख ही नहीं सकता वो। ये सवाल आपको एग्जाम हॉल में 30-40 सेकंड में परफॉर्म करने हैं। 30-40 सेकंड में परफॉर्म करने के लिए मैं आपको 3-4 मिनट की ही एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, इससे ज्यादा इन सवालों की हैसियत है ही नहीं। देर इज 26.4% सुगर इन द 28 लीटर सॉल्यूशन ऑफ सुगर एंड वाटर। चीनी पानी का एक घोल है, चीनी पानी का कितना घोल है? चीनी पानी का 28 लीटर घोल है, जिसमें कितनी चीनी है? 26.4% चीनी है, बाकी पानी है। आफ्टर बॉइलिंग, अब इसको हम गर्म करते हैं गैस पे, उबालने के बाद 6 लीटर पानी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो बचे सॉल्यूशन में चीनी का परसेंटेज क्या होगा बताओ, बताइए जल्दी से, कैसे करेंगे स्टूडेंट। अब चीनी पानी का घोल है, उसमें चीनी प्लस पानी है, चाशनी बन गई एक तरीके से।
अब जब आप उसको स्टोव पे गर्म करेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के, चीनी तो वहीं जमी रहेगी ना बर्तन में, तो चीनी की क्वांटिटी नहीं बदलने वाली। यानी कि बर्तन में अगर मुझे शुगर की मात्रा निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ शुगर क्या होगा, तो क्वांटिटी ऑफ शुगर होगा मेरे प्यार भी टोटल सॉल्यूशन। शुगर की मात्रा क्या होगी मेरे दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज ऑफ शुगर। यही तो होगा शुगर की मात्रा, ये तो होगी टोटल सॉल्यूशन, उसमें शुगर का परसेंटेज क्या है। चीनी की मात्रा नहीं बदलेगी, जितनी चीनी पहले थी आज भी उतनी ही चीनी रहेगी। आपके पास चीनी पानी का 28 लीटर सॉल्यूशन था, 28 लीटर आपने गर्म किया उसको गैस पे, 6 लीटर उड़ गया तो कितना रह गया, 22 लीटर रह गया। तो 28 से 22 लीटर रह गया, किस रेशियो में, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। घर से पढ़ के आया करो वरना बिल्कुल मत आया करो, कोई जरूरत नहीं है। 14-11 रेशियो क्या होगा, 14-11। तो कंसेंट्रेशन का रेशियो, चीनी के कंसेंट्रेशन का रेशियो रिवर्स होगा, 11:14। आप बोलोगे हाँ जी सर ये रिवर्स होगा, 11:14। पहले चीनी का कंसेंट्रेशन कितना था, 26.4%। 11 की वैल्यू 26.4% है, कितने गुना है भाई साहब, ये कितने गुना है, 11 से भाग करो। 26.4 को 11 से भाग करते हैं, 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 2.4 गुना है। 11 में 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26.4 आएगा। ठीक है, तो 14 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई, 14 की वैल्यू भी 2.4 गुना होगी, 14 की वैल्यू भी 2.4 टाइम्स होगी। तो 14 दूनी 28 और 14 की 0.4 में 5.6, 28 में 5.6 जोड़ेंगे तो 33.6%, 33.6% इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आसान नहीं था, बताइए। बिल्कुल सही उत्कर्ष, 14 में 7 आता है, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते, 10 सेकंड का सवाल था। अब पिछले सवाल की तरह तो है, बस वहां सॉल्यूशन की क्वांटिटी पूछी है या कंसंट्रेशन पूछा है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 4। ठीक है, उसके बाद हम अगला टाइप शुरू करेंगे, और ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। मैं पहले आपको टाइम देता हूं खुद से सोचने का, कि आप खुद सोचो पहले, बताइए। करो, खुद से सोचो पहले, पढ़ो इस सवाल का मतलब क्या है। 22 कहां से आया सर, विकास सवाल क्यों नहीं पढ़ते। अगर बच्चों आपको किसी बात में कोई डाउट आता है तो सवाल पढ़ो। 28 लीटर घोल था चीनी पानी का, घोल को गर्म करके 6 लीटर पानी उड़ा दिए, तो 28 में से 6 लीटर पानी उड़ा दिए तो शेष घोल बचा 22 लीटर ही तो बचेगा। ये बनाइएगा। करो।
हाँ जी, अब मैं आपको समझाता हूं। ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन ए सर्टेन विलेज 42% ऑफ मेन एंड 24% ऑफ वुमेन आर मैरिड। एक गांव की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं, वो मैरिड हैं। 42% पुरुष और 24% औरतों की शादी हुई है। एज्यूमिंग दैट नो मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन एंड वाइसा वर्सा। ये मानते चलना है कि कोई भी आदमी एक से ज्यादा महिलाओं से शादी नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी नहीं करती है। तो आपसे पूछा है, ये बताइएगा कि टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु आर अनमैरिड, टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट अनमैरिड है, अविवाहित है। अनमैरिड बाद में निकालना, पहले यही आप निकालो कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट शादीशुदा है, मैरिड कितने हैं, यही आप निकाल लो बच्चों। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर ये हम निकालेंगे। ध्यान सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। जी भी, जैसे हमने मान लिया कि एक गांव में M आदमी हैं और W औरतें हैं। M आदमी है टोटल और W औरतें हैं। तो बोला है कि आदमियों की जनसंख्या का मैन का 42% शादीशुदा है, मैन का 42% मैरिड है। सवाल में यह भी बोला है कि वुमेन की जनसंख्या का, जितनी गांव में औरतें हैं उसका 24% शादीशुदा है। सामने बोला कि कोई भी आदमी एक से ज्यादा औरत से शादी नहीं करता, ना ही कोई औरत एक से ज्यादा आदमी से शादी करती है। इसका मतलब गांव में जितने आदमियों की शादी हुई है उतनी ही औरतों की शादी होगी। गांव के अंदर की बात है, बाहर का कुछ नहीं, केवल अंदर का है। तो अगर गांव में सपोज 50 पुरुषों की शादी हुई है तो 50 ही औरतों की शादी हुई होगी। यानी कि जितने मेल मैरिड है, मेल का 42% शादी हो रखी है, फीमेल का, औरतों की संख्या का 24% शादीशुदा है। तो बराबर होना चाहिए भाई, जितने लोग पुरुष शादीशुदा है उतनी महिलाएं शादीशुदा हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो पता लग जाएगा, मैन वुमेन की संख्या का, कि मैन वुमेन की संख्या का रेशियो क्या है। ये 6 से चला जाएगा 6 सत्ते 42 और ये 6 से चला जाएगा 6 चौक 24, यानी कि 4:7। मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो 4:7 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। इस बात को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि भाई मुझे इक्वली करना है, तो 24 आदमी के पास चला जाएगा, 42 औरतों के पास, रिवर्स हो जाता है। 24-42 का रेशियो 4:7 हो जाएगा। खैर वो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, इतनी बुद्धि नहीं है आप में, इसलिए मैंने ये बात लिख के बता दी। बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं, इसमें कोई डाउट तो नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई डाउट नहीं है। आपसे पूछा कि टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट शादीशुदा हैं। अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं, अगर गांव में 4 आदमी हैं, 4 पुरुष हैं तो 7 औरतें हैं, तो गांव में टोटल कितने लोग हुए बताओ बच्चों, टोटल कितने लोग हुए? 11। ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, और आपकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत भी नहीं। अगर 4 मेल है तो 7 फीमेल है, टोटल 11 लोग हैं। अब मुझे बताना है इन टोटल 11 लोगों में कितने परसेंट लोग शादीशुदा हैं। शादीशुदा में औरतें भी आएंगी और पुरुष भी आएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आपको आंसर परसेंटेज में ही निकालना है तो परसेंटेज में ही रहने दो, कन्वर्ट मत करो भाई। अगर गांव में 4 आदमी हैं, अगर गांव में 4 पुरुष हैं, पुरुष का कितना मैरिड है? 42%। भाई गांव में कितने हैं? 4 आदमी हैं, 4 आदमी का 42% शादीशुदा हैं। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि 4 का 42% निकालते हैं दशमलव में, ये 1.68। अरे क्यों कन्वर्ट करना, जब आंसर परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज में रहने दो। 4 आदमियों का 42% यानी कि इतना, 4 आदमियों का 42%, इतने आदमी शादीशुदा हैं। ये शादीशुदा आदमी हैं, इतने आदमी शादीशुदा हैं। तो भाई औरतें भी इतनी शादीशुदा होंगी, जितने आदमियों की शादी हुई है उतने ही औरतों की शादी हुई है। तो टोटल लोग कितने शादीशुदा होंगे, इनका दुगना, डबल कर देंगे। भाई अगर गांव में सपोज X आदमी की शादी हुई है तो X ही औरतों की शादी हुई है, तो टोटल लोग कितने शादीशुदा है, दुगना करेंगे ना। तो बस आप ये निकाल लो कि गांव में आदमी कितने शादीशुदा है, उसका 2 से गुणा कर दो तो टोटल शादीशुदा लोग आ जाएंगे। 4 आदमी है तो 4 का 42% शादीशुदा है, तो टोटल कितने शादीशुदा हो गए, इसका दुगुना, यानी कि 2 चौक 8 अभी
दो चौक आठ, 8 गुणा 42%, ये आपके मैरिड लोग हो गए, ये मैरिड हो गए। टोटल अगर 11 लोग हैं तो 11 में से 8 का 42% शादीशुदा है। 8 का 42% आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये कितना हो गया मेरे दोस्तों? पूरा तो भाग जाएगा नहीं, 8 गुणा 42 होता है 336। 8 की जब हम 42 में गुणा करेंगे तो 336 आएगा। 336 को 11 से भाग देना है, तो 11 तिया 33, जीरो, फिर 11 पंजे 55, 50, 11 पंजे 55, यानी कि अप्रोक्स 30.5%, अप्रोक्स 30.55% लोग शादीशुदा हैं टोटल गांव में। तो मैंने ये पता लगा लिया कि गांव में लगभग अप्रोक्स 30.55% टोटल लोग शादीशुदा हैं लगभग। लेकिन आपसे बच्चों ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कि गांव में अविवाहित लोग कितने हैं। भाई गांव में टोटल लोग तो 100% ही होंगे ना। 100% में से अगर 30.55% शादी ब्याह वाले हैं तो बाकी के आपकी तरह हैं। 69.45% आएगा घटाने पर, ये अविवाहित लोग होंगे गांव में। बात समाप्त, खत्म। सर 7 का 24% भी तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते प्रदीप। चाहे आप 4 का 42% निकालो, ये कितना होता है 168%। चाहे आप औरत कितनी शादीशुदा है 24, औरत है 7, चाहे आप 7 का 24% निकालो, ये भी 24 सत्ते 168, ये भी 168 आएगा। तो भाई जितने आदमी शादीशुदा उतनी औरतें, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, केवल आदमी का निकालो या औरतों का निकालो, उसका डबल कर दो, उसका डबल कर दो। शिवानी कह रहे सर 11 से भाग क्यों किया है? शिवानी सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट अनमैरिड है। तो टोटल पॉपुलेशन लिखा है ना, बेस टोटल पॉपुलेशन 4 आदमी 7 औरत, तो टोटल 11 है। ठीक है जी। क्या आपको यह सवाल समझ में आया है? अरे यार तुम कैसे दुष्ट बालक पैदा हो गए हो धरती पर, कलंक कहीं के। यार अगर 4 आदमी गांव में हैं तो आदमी की, पुरुष का 42% आबादी विवाहित है, तो 4 का 42% आदमी शादीशुदा हैं। ये इतने लोग आदमी शादीशुदा हैं। औरतें भी इतनी शादीशुदा होंगी तो टोटल कितने लोग शादीशुदा होंगे? दुगुना। अरे गांव में 10 आदमी की शादी हुई है 10 औरतों की, तो टोटल कितने लोगों की शादी होगी? 10 का दुगुना 20 की। यार 2 चौक 8 लिख दिया मैंने, 2 चौक 8 गुणा 42। हद होती है किसी चीज की। यार हद होती है भाई साहब। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आप यहां से सीधा कर सकते थे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको समझाने के लिए करा है केवल इतना। बिल्कुल रवि, ठीक है जी। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। बहुत ही बेसिक और शानदार सवाल है। ठीक है जी, चलेगा। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे छोड़ेंगे। ठीक है जी, ये टाइप है। अगला टाइप जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास से शुरू करूंगा। अगला टाइप इनकम एक्सपेंडिचर वाला, अच्छा सवाल था ना ये टाइप समाप्त हो गया, वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो परसेंटेज की जो पहली शीट है इसको पूरा एक बार दोबारा से पढ़ लो और इसका रिवीजन कर लो। बेटा ऋतु गुणा किधर भी कर लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता यामिनी। ठीक है, चलेगा, बाय।